वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट एप्लीकेशंस में डॉम यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को डायरेक्टली मैनिपुलेट करने के कंसेप्ट पर। देखिए, रिएक्ट आमतौर पर डॉम अपडेट्स को पर्दे के पीछे से खुद ही मैनेज करता है। हमें बस स्टेज और प्रॉप से डील करना होता है। लेकिन कुछ खास सिचुएशंस आती हैं जब हमें सीधा डॉम एलिमेंट्स तक पहुंचना पड़ता है, और इन सिचुएशंस के लिए रिएक्ट हमें एक टूल देता है जिसे कहते हैं रेफ्स। हमारे पास रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनके बेसिस पर हम आज इस पर एक गहरी चर्चा करेंगे। समझेंगे कि ये रेफ्स आखिर हैं क्या, इनका इस्तेमाल कैसे होता है, कब करना ठीक है और कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए। तो शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए कई बार जरूरत पड़ती है, जैसे किसी इनपुट फील्ड पर फोकस सेट करना हो, या पेज के किसी स्पेसिफिक हिस्से तक ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करना हो, या फिर किसी एलिमेंट का साइज या पोजीशन मेजर करना हो। रिएक्ट के स्टैंडर्ड डेटा फ्लो में इन चीज़ों के लिए कोई डायरेक्ट बिल्ट इन तरीका नहीं है। यहीं पर रेफ्स काम आते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि ये रेफ्स हैं क्या चीज़, रिएक्ट के इकोसिस्टम में इनकी क्या जगह है। बिल्कुल। तो रेफ्स फंडामेंटली रिएक्ट का एक फीचर है जो हमें डॉम नोड्स या रिएक्ट एलिमेंट्स का रेफरेंस, मतलब एक तरह का पॉइंटर होल्ड करने की फैसिलिटी देता है। इसके लिए हम यूज रेफ हुक का इस्तेमाल करते हैं। यूज रेफ को पहले रिएक्ट से इंपोर्ट करना होता है। जब आप यूज रेफ कॉल करते हैं, जैसे const myref इज इक्वल टू यूज रेफ ऑफ नल, तो ये एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, करंट। शुरुआत में इस करंट प्रॉपर्टी की वैल्यू वो होती है जो आपने यूज रेफ को इनिशियल वैल्यू दी है, जो आमतौर पर नल होती है। अच्छा, करंट प्रॉपर्टी, ओके। हाँ, फिर जब आप किसी JSX टैग में रेफ एट्रीब्यूट लगाकर ये myref पास करते हैं, जैसे div ref equals myref, तो रिएक्ट समझ जाता है। रिएक्ट को पता चल जाता है कि जब वो इस div के लिए एक्चुअल डॉम नोड बनाएगा ना, तो उस डॉम नोड का रेफरेंस myref.current प्रॉपर्टी में स्टोर करना है। इसके बाद आप myref.current से उस डॉम नोड को एक्सेस कर सकते हैं। राइट, तो रेफ एट्रीब्यूट लिंक करता है JSX एलिमेंट को उस रेफ ऑब्जेक्ट के करंट से। एग्जैक्टली। और इसमें एक खास बात यह है जो काफी इंटरेस्टिंग है कि ये रेफ ऑब्जेक्ट री-रेंडर्स के बीच अपनी करंट वैल्यू को याद रखता है। बिल्कुल स्टेट की तरह परसिस्टेंट है। अच्छा, स्टेट की तरह। हाँ, लेकिन स्टेट से अलग है इस मामले में कि जब आप ref.current की वैल्यू चेंज करते हैं तो उससे कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होता। ओह, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेट चेंज से तो री-रेंडर होता है। हाँ, रेफ सिर्फ एक परसिस्टेंट कंटेनर है वैल्यू स्टोर करने के लिए, जो री-रेंडर कॉज नहीं करता। समझ गया। चलिए इसको एक आम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बटन है, उसके क्लिक पर हमें एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड में फोकस सेट करना है। ये रेफ्स के थ्रू कैसे होगा? ये तो बिल्कुल क्लासिक यूज केस है रेफ्स का, बहुत कॉमन। सबसे पहले कंपोनेंट के टॉप लेवल पर यूज रेफ इंपोर्ट करेंगे और एक रेफ बनाएंगे। इंपोर्ट यूज रेफ फ्रॉम रिएक्ट और फिर कॉन्स्ट इनपुट रेफ इक्वल टू यूज रेफ ऑफ नल। करेक्ट। फिर जो हमारा इनपुट एलिमेंट है उसके JSX में रेफ एट्रीब्यूट सेट करेंगे। इनपुट रेफ इक्वल टू इनपुट रेफ, टाइप टेक्स्ट। इससे रिएक्ट इस इनपुट के डॉम नोड को इनपुट ref.current से कनेक्ट कर देगा जब कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है। अब मान लीजिए एक बटन है, बटन ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल फोकस इनपुट। तो इस बटन का जो हैंडल फोकस फंक्शन होगा, उसके अंदर हम इनपुट रेफ डॉट करंट यूज करेंगे। हाँ, उस फंक्शन के अंदर हम सीधे इनपुट ref.current को एक्सेस करेंगे, क्योंकि इनपुट ref.current अब एक्चुअल डॉम इनपुट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। हम उस पर ब्राउजर का बिल्ट इन फोकस मेथड कॉल कर सकते हैं। अच्छा, सीधा डॉट फोकस। हाँ, तो फंक्शन होगा const handle click इज इक्वल टू इनपुट ref.current.focus, दैट्स इट, बस इतना ही। बटन क्लिक पर इनपुट फील्ड फोकस हो जाएगा। सिंपल। सही है, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा फोकस मैनेज करने के लिए। लेकिन एक और कॉमन यूज केस है, जैसे किसी एलिमेंट तक स्क्रॉल करना। मान लीजिए एक इमेज कैरोसेल है जिसमें बहुत सारी इमेजेस हैं और हमें किसी स्पेसिफिक इमेज तक स्क्रॉल करना है बटन क्लिक पे। हाँ, बिल्कुल। वहां रेफ्स कैसे काम आते हैं? वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है। हाँ, वो भी रेफ्स का एक बहुत कॉमन यूज केस है। इमेजिन करें आपके पास 10 इमेजेस की एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट है और नीचे 10 बटन्स हैं।
हर बटन क्लिक पर कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज व्यू में स्मूथली स्क्रॉल होनी चाहिए। राइट। यहाँ पर अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग की लिस्ट स्टैटिक है या डायनामिक। अगर स्टैटिक है तो हम हर इमेज के लिए एक अलग रेफ बना सकते हैं, इमेज रेफ 1, इमेज रेफ 2 वगैरह। लेकिन अगर लिस्ट डायनामिक है, जो ज़्यादा कॉमन है, जैसे आप डेटा डॉट मैप करके इमेजेस रेंडर कर रहे हैं, तो आप मैप के अंदर यूज रेफ कॉल नहीं कर सकते। हाँ, हुक्स लूप में नहीं चलते। एग्जैक्टली उसके लिए हमें रेफ कॉल बैक अप्रोच यूज करनी होगी, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बट फॉर नाउ मान लेते हैं हमने समहाउ हर इमेज के लिए रेफ सेट कर लिया है। ठीक है, मान लिया रेफ सेट है। तो बटन के क्लिक हैंडलर में हम उस पर्टिकुलर इमेज के रेफ के करंट एलिमेंट पर ब्राउजर का स्क्रॉल इनटू व्यू मेथड कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर तीसरी इमेज पे जाना है तो इमेज रेफ 3.current.scroll into view। अच्छा, स्क्रॉल इनटू व्यू, ये ब्राउजर का स्टैंडर्ड मेथड है। हाँ, ये स्टैंडर्ड DOM API है और इसमें ऑप्शंस भी दे सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल स्क्रॉल इनटू व्यू, behavior.smooth, block.nearest, inline.center। ओह नाइस, behavior.smooth से एनिमेशन आएगा। हाँ, इससे स्क्रोलिंग एनिमेटेड होगी, स्मूथ लगेगी। और ब्लॉक और इनलाइन से कंट्रोल कर सकते हैं कि एलिमेंट व्यू पोर्ट में कैसे अलाइन हो, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। काफी हैंडी है। ठीक है, स्क्रॉल इंटरव्यू तो काफी काम का लग रहा है, लेकिन आपने अभी डायनामिक लिस्ट को जिक्र किया, जहां हमें पहले से नहीं पता होता कि कितने आइटम्स होंगे और हम लूप या मैप के अंदर यूज रेफ यूज नहीं कर सकते। ये रेफ कॉलबैक अप्रोच क्या है, ये थोड़ा डिटेल में समझाइए प्लीज। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब डायनामिक लिस्ट्स के साथ काम करना हो, क्योंकि रिएक्ट के रूल्स कहते हैं कि हुक्स जैसे यूज रेफ, यूज स्टेट हमेशा कंपोनेंट के टॉप लेवल पर ही कॉल होने चाहिए, कंडीशंस या लूप्स के अंदर नहीं। राइट, रूल ऑफ हुक्स ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। हाँ, तो इसका सोल्यूशन है रेफ कॉल बैक। यहाँ हम रेफ एट्रीब्यूट को एक रेफ ऑब्जेक्ट देने के बजाय एक फंक्शन देते हैं, जैसे लीड रेफ इक्वल्स टू नोड इज इक्वल टू डू समथिंग विद द नोड। ओके, रेफ को फंक्शन दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ, जब रिएक्ट इस एलिमेंट का डॉम नोड बनाता है, वो इस फंक्शन को कॉल करता है और उस नोड को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करता है। और जब वो नोड डॉम से हटाया जाता है तो रिएक्ट इस फंक्शन को नल के साथ कॉल करता है, क्लीन अप के लिए। अच्छा, नोड क्रिएट होने पर नोड मिलता है, रिमूव होने पर नल। करेक्ट। अब इस फंक्शन के अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं कि इन नोड्स का क्या करना है। एक बहुत कॉमन पैटर्न है एक मैप ऑब्जेक्ट यूज करना। हम आइटम की आईडी को उसके डॉम नोड से मैप कर सकते हैं और इस मैप को भी हमें परसिस्ट कराना होगा री-रेंडर्स के बीच। तो इसे हम एक रेफ में स्टोर कर सकते हैं, कॉन्स्ट मैप रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ ऑफ न्यू मैप। ओके, मैप को रेफ में डाल दिया। हाँ, तो रेफ कॉलबैक फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा रफली। नोड इज इक्वल टू मैप डॉट करेंट, इफ नोड मैप डॉट सेट आइटम डॉट आईडी कमा नोड, एल्स मैप डॉट डिलीट आइटम डॉट आईडी। समझ गए, तो इससे मैप रेफ डॉट करंट में हमेशा करंट आइटम्स के नोड्स का मैप रहेगा। एग्जैक्टली। अब अगर हमें किसी स्पेसिफिक आइटम के बाय आईडी तक स्क्रॉल करना है तो हम मैप रेफ डॉट करंट डॉट गेट आइटम आईडी से नोड निकालकर उस पर स्क्रॉल इनटू व्यू कॉल कर सकते हैं। कुछ लोग मैप की जगह अरे भी यूज करते हैं इंडेक्स बेस्ड एक्सेस के लिए। ये काफी फ्लेक्सिबल अप्रोच है। वाह, ये रेफ कॉलबैक काफी पावरफुल लग रहा है डायनामिक लिस्ट के लिए। ओके, अब एक और सिनेरियो। क्या एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर के डॉम नोड को एक्सेस करना पॉसिबल है? मान लीजिए पेरेंट को चाइल्ड के इनपुट को फोकस करना है। हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट है रेफ फॉरवर्डिंग का। बेसिकली रेफ्स को भी प्रॉप्स की तरह पेरेंट से चाइल्ड में पास किया जा सकता है। प्रॉप्स की तरह कैसे? पेरेंट कंपोनेंट एक रेफ बनाता है, जैसे कॉन्स्ट चाइल्ड इनपुट रेफ इक्वल टू यूज रेफ नल। फिर वो इस रेफ को चाइल्ड कंपोनेंट को एक प्रॉप के रूप में पास करता है। कन्वेंशनली इस प्रॉप का नाम भी रेफ ही रखते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट रेफ इक्वल टू चाइल्ड इनपुट रेफ। सीधा रेफ इक्वल टू चाइल्ड इनपुट रेफ। हाँ, लेकिन यहाँ एक छोटा सा कैच है। बाय डिफॉल्ट फंक्शन कंपोनेंट्स रेफ प्रॉप रिसीव नहीं करते। क्लास कंपोनेंट्स करते थे पर फंक्शन कंपोनेंट्स नहीं। ओह, तो फिर चाइल्ड कंपोनेंट को एक्सप्लिसिटली रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ से रैप करना पड़ता है। फॉरवर्ड रेफ एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट जैसा है जो आपके चाइल्ड कंपोनेंट को लेता है। ये चाइल्ड कंपोनेंट को प्रॉप्स के साथ साथ दूसरा आर्ग्यूमेंट रेफ भी देता है।
फिर चाइल्ड कंपोनेंट इस मिले हुए रेफ को अपने अंदर के एक्चुअल डॉम एलिमेंट जैसे इनपुट को फॉरवर्ड कर देता है। अच्छा, फॉरवर्ड रेफ यूज करना पड़ेगा चाइल्ड में। हाँ, कोड कुछ ऐसा दिखेगा। कॉन्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट इज रिएक्ट फॉरवर्ड रेफ props ref equals to input ref props.org। गॉट इट। फॉरवर्ड रेफ ने रेफ को अंदर पास कर दिया। करेक्ट। इस सेटअप के बाद पेरेंट कंपोनेंट के चाइल्ड इनपुट रेफ डॉट करंट में चाइल्ड के अंदर वाले इनपुट डॉम नोड का रेफरेंस आ जाता है। अब पेरेंट जब चाहे चाइल्ड इनपुट रेफ डॉट करंट फोकस कॉल कर सकता है। लेकिन इस अप्रोच में कोई रिस्क है? मुझे लग रहा है कि पेरेंट अब चाइल्ड के इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल यानी उसके अंदर इनपुट है इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर चाइल्ड कंपोनेंट कल को इनपुट के बजाय टेक्स्ट एरिया यूज करने लगे या स्ट्रक्चर बदल दे तो पेरेंट का कोड ब्रेक हो जाएगा। ये कंपोनेंट एनकैप्सुलेशन के प्रिंसिपल के थोड़ा खिलाफ नहीं जाता? आप बिल्कुल सही पॉइंट उठा रहे हैं। ये रेफ फॉरवर्डिंग का एक पोटेंशियल पिटफॉल है और डॉक्यूमेंटेशन भी इस पर कॉशन करता है। जब पेरेंट को चाइल्ड के स्पेसिफिक डॉम नोड का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है तो ये उनके बीच एक टाइट कपलिंग बना सकता है। चाइल्ड की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन चेंज होने पर पेरेंट टूट सकता है। इसलिए ये पैटर्न जनरली अवॉइड करना चाहिए जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो। थोड़ा फ्रेजाइल हो जाता है सिस्टम। राइट। तो इसका कोई बेहतर तरीका है अगर हम पेरेंट को चाइल्ड के डॉम का पूरा कंट्रोल नहीं देना चाहते लेकिन फिर भी कुछ स्पेसिफिक एक्शंस अलाउ करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि पेरेंट चाइल्ड को सिर्फ फोकस कर सके, उसकी डॉम नोड की बाकी प्रॉपर्टीज या मेथड्स एक्सेस ना कर पाए? हाँ, इसके लिए रिएक्ट एक और हुक प्रोवाइड करता है, यूज इम्पेरेटिव हैंडल। इसका नाम थोड़ा हेवी लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। इम्पेरेटिव हैंडल, ओके। ये हुक चाइल्ड कंपोनेंट को ये कंट्रोल देता है कि वो पेरेंट को रेफ के थ्रू क्या एक्सपोज करेगा। एक तरह से चाइल्ड अपनी पब्लिक एपीआई डिफाइन करता है रेफ के लिए। अच्छा, कैसे काम करता है ये? चाइल्ड कंपोनेंट अपने अंदर एक्चुअल डॉम नोड के लिए एक इंटरनल रेफ रखता है, जैसे इंटरनल इनपुट रेफ इक्वल्स टू यूज रेफ। फिर वो यूज इम्पेरेटिव हैंडल हुक यूज करता है। ये हुक 3 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला, पेरेंट से मिला हुआ रेफ जो फॉरवर्ड रेफ से आया था। दूसरा, एक फंक्शन जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा जो पेरेंट को एक्सपोज करनी है। और तीसरा, ऑप्शनल डिपेंडेंसीज अरे यूज इफेक्ट की तरह। Okay, a function that returns the exposed value. हाँ, उस फंक्शन के अंदर चाइल्ड एक कस्टम ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें सिर्फ वही मेथड्स या प्रॉपर्टीज होती हैं जो वो पेरेंट को देना चाहता है, जैसे यूज इम्पेरेटिव हैंडल रेफ कॉमा इस चेंज रिटर्न फंक्शन यूज करेगा जिसके अंदर फोकस इनपुट कॉलन इसका फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटरनल इनपुट रेफ करंट डॉट फोकस, क्लियर इनपुट कॉलन इसका फंक्शन इज इक्वल्स टू इंटरनल इनपुट रेफ करंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ओह वाओ, तो पेरेंट को अब डॉम नोड नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। पेरेंट कंपोनेंट को जो चाइल्ड रेफ डॉट करंट मिलेगा वो एक्चुअल डॉम नोड नहीं होगा बल्कि ये कस्टम ऑब्जेक्ट होगा, फोकस इनपुट क्लियर इनपुट डॉट डॉट डॉट। समझ गया। तो पेरेंट अब सिर्फ चाइल्ड रेफ डॉट करंट डॉट फोकस इनपुट या चाइल्ड रेफ डॉट करंट डॉट क्लियर इनपुट कॉल कर सकता है। वो चाइल्ड के एक्चुअल इनपुट एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, ये इनकैप्सुलेशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। चाइल्ड की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हिडन रहती हैं। ये तो काफी नीट तरीका है एक कंट्रोल्ड एपीआई डिफाइन करने का। यूज इम्पेरेटिव हैंडल नाम शायद इसलिए है क्योंकि पेरेंट अब चाइल्ड को इम्पेरेटिवली यानी हुक्म देकर कुछ करने को कह रहा है, जो रिएक्ट के डिक्लेरेटिव नेचर से थोड़ा अलग है। लेकिन ये कब यूज करना चाहिए? लगता है ये हर सिचुएशन के लिए नहीं होगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है सेटअप। सही कहा, ये एक एडवांस्ड हुक है और इसका इस्तेमाल काफी अनकॉमन है। सोर्सेज भी कहते हैं कि इसे स्पैरिंगली यूज करना चाहिए। इसे तभी यूज करना चाहिए जब आपको पेरेंट को चाइल्ड पर कोई एक्शन ट्रिगर करने की कैपेबिलिटी देनी हो, लेकिन आप चाइल्ड की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को पूरी तरह हाइड करना चाहते हैं और एक क्लीन लिमिटेड एपीआई एक्सपोज करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ डॉम नोड फॉरवर्ड कर रहे हैं सिंपल यूज केसेस जैसे फोकस के लिए, तो शायद प्लेन फॉरवर्ड रेफ ही काफी हो। लेकिन जब एनकैप्सुलेशन क्रिटिकल हो तब यूज इम्पेरेटिव हैंडल बेस्ट चॉइस है। गॉट इट। एडवांस्ड यूज केस के लिए है। ओके, अब थोड़ा टाइमिंग की बात करते हैं। रिएक्ट ये रेफ्स को एक्चुअल डॉम नोड से कब अटैच करता है? क्या हम कंपोनेंट के रेंडर होने के दौरान ही रेफ डॉट करंट को सेफली एक्सेस कर सकते हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। रिएक्ट में यूआई अपडेट्स 2 मेन फेजेस में होते हैं, रेंडर फेज और कमिट फेज। रेंडर और कमिट, ओके। से
रेंडर फेज में रिएक्ट आपके कंपोनेंट्स को कॉल करता है, यानी फंक्शन रन करता है, ये फिगर आउट करने के लिए कि स्क्रीन पर क्या दिखना चाहिए। इस फेज में रिएक्ट सिर्फ कैलकुलेशन करता है, वर्चुअल डॉम बनाता है, डिफिंग करता है, पर एक्चुअल डॉम को टच नहीं करता। ठीक है, सिर्फ प्लानिंग स्टेज है ये। हाँ, एक तरह से। फिर आता है कमिट फेज। इस फेज में रिएक्ट रेंडर फेज से मिले इंस्ट्रक्शंस को लेता है और एक्चुअल डॉम में चेंजेस अप्लाई करता है, एलिमेंट्स ऐड करना, रिमूव करना या अपडेट करना। स्क्रीन पर चेंजेस इसी फेज में दिखते हैं। ओके, तो रेफ्स कब सेट होते हैं? रेफ्स हमेशा कमिट फेज के दौरान ही सेट या अपडेट होते हैं। जब रिएक्ट एक्चुअल डॉम नोड बना देता है या अपडेट कर देता है, तभी वो ref.current को उस नोड से पॉइंट करता है। तो इसका मतलब रेंडर फेज में ref.current एक्सेस करना सेफ नहीं है, आमतौर पर सेफ नहीं है। इनिशियल रेंडर के रेंडर फेज में डॉम नोड अभी बना ही नहीं होता, तो रेफ करंट नल होगा जो आपने इनिशियल वैल्यू दी थी। और सब्सिक्वेंट रेंडर्स के रेंडर फेज में डॉम अभी तक अपडेट नहीं हुआ होता, तो रेफ करंट या तो नल हो सकता है अगर रेफ नया असाइन हो रहा है, या फिर पुराने आउटडेटेड डॉम नोड को पॉइंट करा हो सकता है। अच्छा, तो इससे गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हाँ, इसलिए रूल ये है कि रेफ्स को नॉर्मली इवेंट हैंडलर्स जैसे ऑन क्लिक, ऑन चेंज के अंदर एक्सेस करना चाहिए, क्योंकि इवेंट हैंडलर्स हमेशा कमिट फेज के बाद ही ट्रिगर होते हैं। राइट, यूजर इंटरेक्शन तो डॉम अपडेट के बाद ही होगा। हाँ, या फिर यूज इफेक्ट हुक्स के अंदर एक्सेस करना चाहिए। यूज इफेक्ट बाय डिफॉल्ट कमिट फेज के बाद रन होता है, तब तक डॉम अपडेट्स कंप्लीट हो चुके होते हैं और रेफ करंट में सही अप टू डेट नोड होता है। ओके, ये रेंडर वर्सेस कमिट फेज का डिस्टिंक्शन और रेफ अटैचमेंट टाइमिंग क्लियर हुई। इससे जुड़ी एक और कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस की गई है सोर्सेज में, स्टेट अपडेट और उसके तुरंत बाद डॉम एक्सेस के बीच टाइमिंग मिसमैच। एक एग्जाम्पल था कि एक लिस्ट में नया आइटम ऐड किया सेट स्टेट यूज करके, और फौरन उस नए आइटम पर स्क्रॉल करने की कोशिश की ref.current.lastchild.scroll into view, लेकिन स्क्रॉल पुराने लास्ट आइटम पर हो गया। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये एक क्लासिक टाइमिंग इशू है। इसका कनेक्शन रिएक्ट के स्टेट अपडेट्स के डिफ़ॉल्ट बिहेवियर से है। रिएक्ट में स्टेट अपडेट्स जैसे सेट टू डूज कॉल करना बाय डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस होते हैं। एसिंक्रोनस मतलब जब आप सेट स्टेट कॉल करते हैं, रिएक्ट अपडेट को इमीडिएटली प्रोसेस नहीं करता, वो उसे शेड्यूल करता है बाद में करने के लिए। रिएक्ट परफॉर्मेंस के लिए अपडेट्स को बैच भी कर सकता है, यानी कई सेट स्टेट कॉल्स को एक साथ प्रोसेस कर सकता है एक ही री-रेंडर में। अच्छा, तो सेट स्टेट कॉल के तुरंत बाद कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होता? जरूरी नहीं, वो थोड़ी देर बाद हो सकता है। तो जब आप टू डूज के अगले ही लाइन में ref.current.lastchild.scroll into view कॉल करते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं कि उस एग्जैक्ट मोमेंट तक रिएक्ट ने डॉम को अपडेट नहीं किया है। नया टू डू आइटम अभी डॉम में ऐड ही नहीं हुआ है, इसलिए ref.current.lastchild अभी भी पुराने वाले लास्ट आइटम को ही पॉइंट कर रहा होता है और स्क्रोल गलत जगह हो जाता है। समझ गया। तो ये रिएक्ट की बैचिंग और एसिंक्रोनिसिटी की वजह से है। इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम रिएक्ट को फोर्स कर सकते हैं कि भाई अभी के अभी डॉम अपडेट करो? हाँ, इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए रिएक्ट डॉम एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, फ्लश सिंक। इसको रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट फ्लश सिंक फ्रॉम रिएक्ट डॉम। फ्लश सिंक, ओके। आप स्टेट अपडेट को फ्लश सिंक के अंदर रैप कर सकते हैं। जैसे फ्लश सिंक के अंदर टू डूज डॉट ट्रू डूज कॉल न्यू टू डूज। ये रिएक्ट को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस फंक्शन के अंदर जो भी स्टेट अपडेट स्केड्यूल हो रहे हैं उनको सिंक्रोनसली प्रोसेस करो। मतलब फंक्शन रन करो, स्टेट अपडेट करो, कंपोनेंट री-रेंडर करो और डॉम को तुरंत अपडेट कर दो बिना किसी बैचिंग या डिले के। वाओ, तो फ्लश सिंक के बाद डॉम गारंटीड अप टू डेट होगा? हाँ, फ्लश सिंक कॉल कंप्लीट होने के बाद आप श्योर हो सकते हैं कि डॉम अपडेटेड है। अब अगर आप उसके अगले लाइन में ref.current.lastchild.scroll into view कॉल करेंगे तो लास्ट चाइल्ड नया वाला आइटम होगा और स्क्रोल सही जगह पर काम करेगा। ग्रेट, ये तो काफी यूजफुल है इन सिचुएशंस के लिए। लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली कहता है कि फ्लश सिंक को स्पेयरिंगली यूज करें। क्यों? परफॉर्मेंस इशू? हाँ, क्योंकि ये रिएक्ट के डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस बिहेवियर और बैचिंग को बाईपास करता है। इससे पोटेंशियली परफॉर्मेंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, खासकर अगर इसे बार बार या कॉम्प्लेक्स अपडेट्स के लिए यूज़ किया जाए।
इसलिए इसे सिर्फ तभी यूज करें जब स्टेट अपडेट के तुरंत बाद सिंक्रोनस डॉम एक्सेस की सख्त जरूरत हो, जैसा कि स्क्रॉलिंग वाले केस में था। गॉट इट। फ्लश सिंक एक स्पेसिफिक टूल है टाइमिंग इश्यूज के लिए, बट यूज इट वाइजली। तो हमने रेफ्स के बेसिक्स, डायनामिक लिस्ट्स, पेरेंट चाइल्ड इंटरैक्शन, फॉरवर्ड रेफ, यूज इंपेरेटिव हैंडल, टाइमिंग, फ्लश सिंक, काफी कुछ कवर कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। इन्हें यूज करते वक्त क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए और सबसे बड़ी वार्निंग्स क्या हैं जिनसे बचना है? क्या कहते हैं सोर्सेज इस बारे में? बिल्कुल, ये क्रूशल है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सोर्सेज बार बार रिपीट करते हैं, रेफ्स एक एस्केप हैच है। एस्केप हैच मतलब ये रिएक्ट के स्टैंडर्ड डिक्लेरेटिव फ्लो, स्टेट प्रॉप से यूआई ड्राइव करना से बाहर निकलने का एक तरीका है, इमरजेंसी एग्जिट जैसा। इन्हें तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब स्टैंडर्ड तरीकों से काम ना बन रहा हो और आपको डायरेक्टली डॉम से इंटरैक्ट करना ही पड़े। ओके, सिर्फ जरूरत पड़ने पर। हाँ, कॉमन और जनरली सेफ यूज केसेस हमने डिस्कस किए। इनपुट फोकस मैनेज करना, एलिमेंट तक स्क्रॉल करना, डॉम एलिमेंट की साइज या पोजीशन मेजर करना जैसे एनिमेशंस के लिए, या थर्ड पार्टी डॉम लाइब्रेरीज को इंटीग्रेट करना। ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्शंस हैं। आप डॉम को बदल नहीं रहे, सिर्फ उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या उसके बिल्ट इन मेथड्स लाइक फोकस, स्क्रॉल इनटू व्यू यूज करें। राइट, रीडिंग फ्रॉम द डॉम और यूजिंग इट्स एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज। एग्जैक्टली। अब आती है सबसे क्रिटिकल वार्निंग, जिसे डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज करता है। रिएक्ट द्वारा मैनेज किए जा रहे डॉम नोड्स को मैन्युअली मॉडिफाई करने से सख्ती से बचें। मैनुअली मॉडिफाई करना मतलब ब्राउजर की जो नेटिव डॉम मैनिपुलेशन एपीआईज हैं, जैसे element.appendChild, element.removeChild, element.innerHTML equals to, element.setAttribute, इनको उन एलिमेंट्स पर यूज करने से बचना चाहिए जो आपके JSX में डिफाइन किए गए हैं और जिन्हें रिएक्ट रेंडर कर रहा है और मैनेज कर रहा है। लेकिन रेफ हमें डॉम नोड दे रहा है, तो हम उसे मॉडिफाई क्यों नहीं कर सकते? अगर एक्सेस है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? हाँ, एक्सेस है, पर वो एक्सेस मेनली रीडिंग या नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्शंस के लिए है। कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीरियस हो सकते हैं अगर आप मॉडिफाई करते हैं। देखिए, रिएक्ट अपने इंटरनल स्टेट वर्चुअल डॉम को मेंटेन करता है कि यूआई कैसा दिखना चाहिए। ये VDOM को सोर्स ऑफ ट्रूथ मानता है। जब आप रिएक्ट को बताए बिना डायरेक्टली डॉम बदल देते हैं, तो रिएक्ट का इंटरनल स्टेट VDOM और एक्चुअल डॉम आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। दोनों अलग अलग हो गए। अच्छा, मिसमैच हो गया। हाँ, अब जब रिएक्ट अगला अपडेट करने की कोशिश करेगा किसी स्टेट चेंज के कारण, वो अपने इंटरनल स्टेट VDOM के हिसाब से डॉम को मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्चुअल डॉम वैसा नहीं है जैसा रिएक्ट एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आपने उसे बीच में बदल दिया था। तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। एग्जैक्टली। इससे अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर हो सकता है, यूआई अजीब तरह से अपडेट हो सकता है, डेटा गलत दिख सकता है, इवेंट्स काम करना बंद कर सकते हैं या एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकती है। सोर्सेज में एक एग्जाम्पल भी है जहां मैन्युअली रिमूव करने के बाद स्टेट अपडेट से एलिमेंट वापस लाने पर रिएक्ट क्रैश हो जाता है, क्योंकि उसे वो नोड नहीं मिलता जिसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था। याइक्स, तो ये काफी डेंजरस हो सकता है। हाँ, इसलिए रूल सिंपल है। अगर रिएक्ट ने वो डॉम एलिमेंट बनाया है आपके JSX से, तो उसे मॉडिफाई भी सिर्फ रिएक्ट को ही करने दें। स्टेट प्रॉप्स के थ्रू। कोई एक्सेप्शंस है इस रूल के? बहुत रेयर। अगर आप डॉम के किसी ऐसे हिस्से को मॉडिफाई कर रहे हैं जिसे रिएक्ट कभी अपडेट नहीं करता, जैसे एक स्टैटिक एम्प्टी डिव ref इज इक्वल टू कंटेनर ref, जिसके अंदर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का विजेट मैन्युअली इंजेक्ट कर रहे हैं, तो शायद ये सेफ हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। जनरल रूल ऑफ थंब यही है, डोंट टच रिएक्ट्स डॉम मैन्युअली। समझ गया। रीडिंग इज ओके, मॉडिफिकेशन इज डेंजरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। तो इस पूरी डिस्कशन को अगर हम समेटते हैं, क्विक रिकैप करें मुख्य टेकअवेज का। बिल्कुल, चलिए पॉइंट्स में देखते हैं। पहला, रेफ्स, यूज रेफ हुक रिएक्ट में डॉम नोन्स या कोई भी वैल्यू जो री रेंडर पर परसिस्ट करे को होल्ड करने का तरीका है वाया ref.currentProperty। ठीक है। दूसरा, कॉमन और सेफ यूज केसेस हैं फोकस मैनेजमेंट, स्क्रोलिंग और एलिमेंट मेजरमेंट, नॉन डिस्ट्रक्टिव एक्शंस। राइट। तीसरा, डायनामिक लिस्ट्स के लिए रेफ्स मैनेज करने के लिए रेफ कॉलबैक्स एक पावरफुल टेक्निक है
जो लूप्स, मैप्स में हुक्स यूज करने की लिमिटेशन को सॉल्व करती है। ओके, रेफ कॉलबैक्स फॉर लिस्ट्स। चौथा, पेरेंट से चाइल्ड के बीच रेफ पास करने के लिए react.forward रेफ यूज होता है, लेकिन ये कंपोनेंट्स के बीच कपलिंग बढ़ा सकता है, तो सावधानी से यूज करें। पांचवा, चाइल्ड से पेरेंट को लिमिटेड कंट्रोल्ड फंक्शनैलिटी एक्सपोज करने के लिए यूज इम्पेरेटिव हैंडल यूज कर सकते हैं। ये इनकैप्सुलेशन बेहतर करता है, पर एडवांस्ड यूज केस है। राइट, कंट्रोल्ड एपीआई। छठा, रेफ्स कमिट फेज में पॉपुलेट होते हैं, रेंडर फेज में नहीं, इसलिए उन्हें सेफली एक्सेस करने के लिए इवेंट हैंडलर्स या यूज इफेक्ट बेस्ट जगह है। टाइमिंग मैटर्स। सातवां, स्टेट अपडेट के बाद इमीडिएट डॉम एक्सेस की टाइमिंग इश्यूज सॉल्व करने के लिए फ्लश सिंक यूज हो सकता है, लेकिन परफॉर्मेंस इम्प्लीकेशंस के कारण स्पेरिंगली यूज करें। ओके, फ्लश सिंक फॉर सिंक नीड्स। और आठवां, सबसे इम्पॉर्टेंट, रिएक्ट मैनेज्ड डॉम को मैन्युअली मॉडिफाई करने से बचें। ये रिएक्ट के कंट्रोल को ब्रेक करता है और अनप्रेडिक्टेबल इश्यूज पैदा कर सकता है। रीड, डोंट राइट मोस्टली। बहुत बढ़िया। ये 8 पॉइंट्स रेफ्स को इफेक्टिवली और इंपॉर्टेंटली सेफली यूज करने के लिए काफी हेल्पफुल हैं, एक अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। हाँ, और इस चर्चा के अंत में ऑडियंस के लिए एक प्रैक्टिकल थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ते हैं। सोचिए, अगर आपको एक ऐसी थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इंटीग्रेट करनी पड़े जो डायरेक्ट डॉम मैनिपुलेशन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स चार्टिंग लाइब्रेरी या कोई लेगेसी यूआई विजेट जो रिएक्ट के लिए नहीं बनाया गया। आप रिएक्ट के रेफ्स और इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस, खासकर डॉम मॉडिफिकेशन न करने वाली वार्निंग को उस लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट्स के साथ कैसे बैलेंस करेंगे? इस इंटीग्रेशन के क्या पोटेंशियल चैलेंजेस, वर्कअराउंड्स या ट्रेड ऑफ्स हो सकते हैं जिन पर आपको विचार करना होगा? ये एक ऐसी रियल वर्ल्ड सिचुएशन है जहां रेफ्स की गहरी समझ और इन बेस्ट प्रैक्टिसेस का नॉलेज काम आता है। Interesting question indeed. Something for listeners to think about. Thank you for watching The Funnel Effect.